हे 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 चलिए एक बार फिर से हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तक खत्म किया था, जहां हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है। उनके कुछ एग्जांपल्स और उनके बारे में कुछ चीजें देखी थी कि कैसे वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा तो उस केस में उनका नाम उस रिएक्शन के नाम के शुरुआत में लिखा जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हमारे पास कई तरीके के इफेक्ट है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और तमाम एरोमेटिक इफेक्ट, इस तरीके से जितने भी हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नाम से इंडक्टिव इफेक्ट एज सच रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग इसको पहले समझें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक CH3Cl है, ठीक है, और इसके ऊपर OH माइनस अगर आ रहा है अटैक करने के लिए, तो OH माइनस जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल को एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तलाश है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से इसके ऊपर जाके अटैक कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है तो क्या ये चार्ज डेवलप है कि नहीं है? तब भी डेवलप है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट पहले भी अप्लाई हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इस पे अटैक कर पा रहा है। तो मतलब ये कहने का है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके का परमानेंट इफेक्ट है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो यही है कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट हो गया कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। सर कहां लगेगा? तो इट इज ऑपरेटिव in both saturated as well as unsaturated hydrocarbon। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिग्मा बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? उसमें पाई बॉन्ड भी है। तो तीसरा इसमें हम लोग लिखेंगे कि इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड अगर कहीं मिल जाता है रास्ते में तो पाई बॉन्ड डू नॉट इंटरफेयर। ठीक है, पाई बॉन्ड इसको किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज हमें जानना जरूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब ऑपरेट होता है या इफेक्टिव अप टू 3 to 4 कार्बन एटम्स। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा 3 से 4 कार्बन एटम। तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इफेक्टिव अप टू 3 to 4 कार्बन एटम। 3 to 4 कार्बन एटम बोलने का मतलब क्या है कि 3 से 4 कार्बन एटम तक ही इफेक्टिव होगा, उसके बाद इसका इफेक्ट हम लोग महसूस नहीं करते हैं, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे इसको। देन इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट है ये क्या परमानेंट शिफ्ट है? पार्शियल है और परमानेंट है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि पार्शियल
एंड परमानेंट शिफ्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ये पार्शियल लेकिन परमानेंट शिफ्ट है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का। ये एक तरीके की एडिटिव प्रॉपर्टी है, इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब कहने का क्या है कि अगर कई तरफ से हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए तो उसमें ये ज्यादा ऑपरेट होगा, अगर कई तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो उसमें ये ज्यादा ऑपरेट होगा। तो मतलब ये कहने का कि ये एडिटिव इन नेचर है कि इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज हो जाएगी यहां तक। अब उसके इट इज एडिटिव इन नेचर, बता दिया ये चीज। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि इट arises due to difference in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उसकी वजह से ये आपका ऑपरेट हो रहा है, अराइज हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसका जो चार्जेस आ रहे हैं वो आपके परमानेंट शिफ्ट है, पार्शियल शिफ्ट है लेकिन परमानेंट शिफ्ट है। तो पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्ट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो ये आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरीके के हाइड्रोकार्बन में लग रहा होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड अगर कहीं होगा तो वो उसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं देगा, उसको रुकावट नहीं बनेगा। और उसके बाद ये एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर कैसा होता है ये बताते हैं। और ये राइज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उससे ये ऑपरेट हो रहा है। अब बात करते हैं कि टाइप की। तो टाइप में अगर हम जाते हैं तो ये दो टाइप का है, एक है प्लस आई और एक है माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसका नेचर क्या होगा? ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको ईआरजी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये आपके अटैच होंगे और उसकी वजह से ये शिफ्ट हो रहा होगा। जैसे अगर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक कार्बन की चेन है और यहां पर हमने कुछ ऐसे ग्रुप लगा रखे हैं, जैसे CH3 ग्रुप लगाया हम लोगों ने। तो CH3 ग्रुप में जो कार्बन है, CH3 ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये CH3 भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ये CH3 भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो नेट इस कार्बन पे क्या हो गया? चार्जेस ज्यादा हो गए। तो ये अपना चार्जेस जो है वो अगले वाले कार्बन को शिफ्ट कर रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर आपका इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो चीज यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि CH3 ग्रुप का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की कैटेगरी में आता है। तो तीन CH3 जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। उसने अपने बगल वाले को थोड़ा सा शिफ्ट किया, उसने अपने बगल वाले को थोड़ा सा शिफ्ट किया। तो इस तरीके से 3 से 4 कार्बन एटम तक हम देखते हैं कि ये इफेक्ट आपका ऑपरेट हो रहा है। तो जितना इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, ये जितने भी पार्शियल नेगेटिव है इनके सम के क्या है, बराबर है कि नहीं है? इन सबके सम के बराबर होगा। अब ये n तक लिखा है डॉट 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 n, मतलब ये n कार्बन तक हमारा इफेक्टिव होगा। लेकिन हमें जो महसूस करना है वो कितने कार्बन तक महसूस करना है? 3 से 4 कार्बन एटम तक हम लोग इसको देखेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और एग्जांपल, कि अगर हमारा जो कार्बन चेन है इसके ऊपर कोई एक एटम है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी टेंडेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये भी हमारा जो है कि प्लस आई इफेक्ट में काउंट होगा। इस बात को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि अगर कोई एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी टेंडेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये हमारा प्लस आई इफेक्ट के एग्जांपल में
आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पर हमारा जो O माइनस है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। अब इसी के एग्जांपल में हम लोगों ने ले लिया, जैसे O माइनस है, COO माइनस है, तो इन सबकी जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये माइनस नहीं है, बॉन्ड है। ठीक है, तो इन दोनों की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जिसमें O माइनस जो है वो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रखता है एज कंपेयर टू COO माइनस। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जिनको हम लोग को देखना है। इसके साथ कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कहां कहां ये ऑपरेट हो रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है। आइए उसको देखते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चल, अब यहां पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा एक CH3 है, हमारे पास CH2CH3 है, हमारे पास CH2CH2CH3 है, हमारे पास ये। तो इसमें अगर हम लोग 1 2 3 4 नंबरिंग कर दें कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें प्लस आई का क्या ऑर्डर होगा? तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ वाले में ज्यादा प्लस आई होगा, थर्ड वाले में उससे कम, सेकंड वाले में उससे कम और फर्स्ट वाले में उससे कम। अगर हमारे कार्बन के नंबर वैरी कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा, अगर हमारी डिग्रीज वैरी कर रही है, सपोज करो कि सर 4 कार्बन है, वो ऐसे है, 4 कार्बन में अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो गया, 4 कार्बन में अरेंजमेंट कुछ हमने ऐसे कर दिया, तो अब क्या होगा? तो इसमें भी अगर हमने 1 2 3 नंबरिंग कर ली तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? बताइए, पॉज कीजिए, बताइए और फिर इसको देखिए। तो ये वाला जो CH3 है, ये चूंकि 3 डिग्री का है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है 2 डिग्री कंपैरिजन में और फिर 1 डिग्री कंपैरिजन में। तो ये ऑर्डर हम लोग एक देखेंगे इंडक्टिव का। तो ऑर्डर जो है ये आता है, इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या आ गया यहाँ पे? 3 to 1, 3 to 1। 3 CH3 मिलकर के जब डोनेट करेंगे एक कार्बन को तो ज्यादा डोनेट कर रहे होंगे। बोलो भाई, एक CH3 और एक CH2CH3 जो है डोनेट कर रहा होगा तो कम कर रहा होगा, और खाली एक CH2CH3 है तो ये उससे कम डोनेट कर रहा होगा। तो यहाँ चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 to 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हो गया कि भाई अल्काइल ग्रुप का नेचर हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है अल्काइल ग्रुप का, ये जनरल टर्म है। अगर हमारा अल्काइल ग्रुप किसी मेटल से अटैच होगा तो मेटल क्या करते हैं? मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो डोनेट करके तो ये R माइनस बनाएंगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा अल्काइल ग्रुप मेटल के साथ अटैच है तो इसका नेचर क्या हो गया? ये माइनस आई हो गया। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा R ग्रुप जो है वो किसी मेटल के साथ अटैच है तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से R माइनस बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस R का नेचर क्या हो गया? माइनस आई हो गया। तो ये हम लोग को अपनी नॉलेज में रखना है, जिसको हम लोग जीके के तौर पे याद रखेंगे कि अल्काइल ग्रुप का नेचर, अगर हमसे ऑलवेज वाला टर्म में आ जाए क्वेश्चन कि अल्काइल ग्रुप का नेचर ऑलवेज प्लस आई होता है, तो ये ऑलवेज वाले टर्म्स की वजह से, ये वाला स्टेटमेंट की वजह से वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का नेचर जनरली हमारा प्लस आई होता है। मैंने क्या शायद माइनस आई बोल दिया इसके पहले, एक बार करेक्ट करता हूं मैं अपने वर्ड्स को कि अल्काइल ग्रुप का नेचर प्लस आई होता है ऑलवेज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का नेचर जनरली प्लस आई होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। क्यों ये सही स्टेटमेंट है? ऑलवेज वाला टर्म गलत क्यों हो गया? क्योंकि अल्काइल ग्रुप अगर मेटल के साथ अटैच होगा तो उस समय मेटल से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि आपका अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या है। अब यहां पर हम लोग एक ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि O माइनस सबसे ज्यादा है, फिर COO माइनस है, फिर 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, फिर CH3 और उसके बाद ट्रिटियम
ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ये आता है। हाइड्रोजन को वैसे हम लोग रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे लिखते हैं, लेकिन यहां पर उसमें भी अगर उसके डिफरेंट आइसोटोप आ जाए तो उनको हम लोग कैसे समझेंगे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका ड्यूटेरियम जो है उसका प्लस आई ज्यादा होता है प्रोटियम के कंपैरिजन में, ठीक है। ज्यादातर देखो ड्यूटेरियम चूंकि रेडियो एक्टिव है तो इस वजह से इसको इस ऑर्डर में हम लोग रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर आया कि तीनों में क्या ऑर्डर आएगा तो ये ऑर्डर होगा। वैसे अगर ट्रिटियम यहां से हटा दें, CH3 के बाद ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन रखें तो ज्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर हमारा CD3 है तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगा CH3 के कंपैरिजन में। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जो CD बॉन्ड है और यहां पर जो CH बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ जो टर्म है वो क्या होता है, ये एक एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू एटम। बॉन्ड लेंथ इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। अब चूंकि ड्यूटेरियम हैवी है और प्रोटियम क्या है, हल्का है, तो प्रोटियम हल्का है तो ये ऑसिलेट कर रहा होगा, तो जो एवरेज बॉन्ड लेंथ आएगी वो क्या आएगी, इसमें ज्यादा आएगी। और यहां पर ड्यूटेरियम चूंकि हैवी है तो ये ऑसिलेशन इसमें क्या होगा, कम होगा, तो इसकी जो एवरेज बॉन्ड लेंथ है वो क्या आएगी, कम आएगी। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब अवेलेबल होंगे तो उनके डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो ड्यूटेरियम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी प्रोटियम से ज्यादा आती है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ जो है ये एक एवरेज वैल्यू होती है। जब दो एटम एक सर्टेन डिस्टेंस पे, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ये ग्राफ पढ़ा है, कुछ ऐसे आता है। तो यहां पर जो हम लोग की पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है A और B के बीच में, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये एक एवरेज वैल्यू है कि यहाँ पर ये जो दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं उसकी एक एवरेज मीन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमारा जो ड्यूटेरियम है वो हैवी है तो वो ऑसिलेट क्या करेगा, कम करेगा, और प्रोटियम जो है वो हल्का है तो वो ऑसिलेट ज्यादा कर रहा होगा। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा आएगी यहाँ पे और यहाँ बॉन्ड लेंथ कम आएगी। बॉन्ड लेंथ कम आएगी तो इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी कार्बन को ज्यादा होगी और वो डोनेट कर सकता है ज्यादा। तो ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है H से। अब इसमें अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए तो जैसा कि मैंने देखा कि CD3 ज्यादा है CH3 से, तो एक एग्जांपल अगर हम लोगों ने ऐसा बना लिया कि हमारे पास एक कार्बन है जिसके साथ CD3 लगा हुआ है 3 और एक कार्बन है जिसके साथ CH3 लगा हुआ है 3। तो अब हमें अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि भाई ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका है, तो हम कह सकते हैं इसका CD3 3 है तो ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा और इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। आया समझ में। नेक्स्ट हम लोग का माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा भाई, माइनस आई इफेक्ट में हमारे जो कार्बन की चेन है इसमें कुछ एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे NO2 लगा दिया हमने, तो इसका बिहेवियर नेट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, अपने बाजू वाले कार्बन से कहेगा कि मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करो, तो इसके ऊपर और पार्शियल के चार्जेस बढ़ते जाएंगे और इन सबका सम जो है उस नेगेटिव के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा नेगेटिव इज द सम ऑफ ऑल डेल्टा पॉजिटिव्स। ठीक, ऐसा कुछ देखने के लिए हम लोग को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे आपका क्या एग्जांपल है और उनके बीच में क्या ऑर्डर है, इसको हम लोग देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक कार्बन है CH2F, उसके बाद हमने इसके ऊपर H की संख्या बढ़ाई, 2F लगा दिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर 3F लगा दिया। तो अब अगर हम इससे पूछें कि इसमें 1 2 3 में ज्यादा
-I किसका है, क्योंकि ये जो F है ये -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, तो ये विड्रॉ कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ 2 फ्लोरीन है और यहाँ 3 फ्लोरीन है। तो यहाँ ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा कि 3 फ्लोरीन जो है वो डोमिनेट कर रहा होगा 2 फ्लोरीन पे और वो फिर 1 फ्लोरीन पे। तो ऑर्डर यहाँ जो आएगा वो 3 to 1 आएगा। इसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो खींचने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास CH3 CH2 NH2 है, उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड NH है, या फिर CH3 CN है। तो अगर हम देखें कि ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बेटा, sp3, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। यहां पर एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर की वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर इसके पास क्या है, एक सिग्मा एक लोन पेयर, तो इसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। तो यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर, 33.33% एस कैरेक्टर, और यहाँ पर हो गया 25% एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई, इसकी, उसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने इंडक्टिव हेड का ऑर्डर अगर बनाने की कोशिश की तो ये वाला सबसे ज्यादा, ये वाला उससे कम और ये वाला उससे कम हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जितने भी डिफरेंट केसेस बने इसके, तो नो डाउट कि सर नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे कि जैसे कार्बन sp3 है, नाइट्रोजन sp3 है, तो ये, फिर उसके बाद कार्बन sp2, नाइट्रोजन sp2, तो ये, कार्बन सर sp, नाइट्रोजन sp, तो ये, या फिर इनके और पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने आप सोच सको उन सभी में नाइट्रोजन ज्यादा होगा और कार्बन कम होगा। केवल एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि कार्बन जो है वो सर आपका sp हो जाए और नाइट्रोजन sp3 हो जाए। तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होगी और नाइट्रोजन की कम होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपका जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन को sp होना चाहिए और नाइट्रोजन को sp3 होना चाहिए। बाकी और कोई भी केसेस ले लो नाइट्रोजन और कार्बन में, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये एक हम लोग के लिए जीके हो गया। इन सब पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारे जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं एडवांस लेवल पे, थोड़ा सा हम लोग अगर सोचें इसमें जो जनरलाइज क्वेश्चन है वो सब तो सभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर इन पे क्वेश्चन बना तो फिर वहां पे हाथ अटकता है। तो इस बात को हमें अपने नॉलेज में रखना है। देन उसके बाद अगर हम देखें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। लेकिन अगर उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज आ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज जब किसी एटम पे आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कम होती है। तो हम लोग जानते हैं कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो अपने पैरेंट एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। नो डाउट कि सर ऑक्सीजन और पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो अगर हम इन चारों का एक ऑर्डर बनाए तो क्या आएगा ऑर्डर, तो यहां पे नेट ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे कि नेट ऑर्डर क्या है भाई, O पॉजिटिव जाता है एज कंपेयर टू O।
ये हमारा एक नेट ऑर्डर है, जिसको ध्यान रखना होगा। लेकिन जब भी हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन तो होगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता है। तो उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टू एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। लेकिन जरूरत यह है कि सर ये इनके ऑक्टेट कंप्लीट होने जरूरी है, यानी कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैन अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज only if their octet is complete। ठीक है, अगर इनका ऑक्टेट है तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैन अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज इफ देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास है CH3O और इसके पास 2 लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। अगर हमने इसकी जैसे ऐसी स्पीसीज बनाई और सोचा कि भाई बताओ कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 2 4 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का केस है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का केस है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर हमने बात की H3O प्लस की, NH4 प्लस की, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका क्या है कि हाइड्रोजन जो है जब एक आके एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर तो इसने उठा के दे दिया इसको, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यहां पर नाइट्रोजन के पास आपके 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर उठा के इसने जब H को दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे चला गया, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज रखा, लेकिन अभी भी 2 2 4 2 6 2 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसी स्पीसीज फॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये केवल क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे दे सकता है कि अगर हमारा कहीं ऐसा है कि ऑक्सीजन आपका पॉजिटिव चार्ज भी रखा हुआ है और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और कहीं ऐसा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन कम स्टेबल कौन है, तो ये वाला कम स्टेबल है। आज समझ में? तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सर माइनस आई, जैसे हम लोगों ने प्लस आई का ऑर्डर देखा, उस ऑर्डर को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद हम लोग को ये माइनस आई का ऑर्डर तैयार करना है। ठीक है, माइनस आई कैसे वेरी करता है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आता है NR3 प्लस, ठीक है, उसके बाद SR2 प्लस, उसके बाद NH3 प्लस, NO2, SO3H, CN, COOH, फिर हैलाइड से आ जाएंगे FCl, BRI, हैलोजेंस, फिर उसके बाद आपका OR, OH, जिसमें OR और OH की पोजीशन हमें ध्यान रखना जरूरी है, स्पेशली पेस बनते हैं यहाँ पे, NH2, फिर CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिनाइल ग्रुप CCH5, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर हाइड्रोजन रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे। ठीक है, तो ये प्लस आई और माइनस आई अगर हम लोग को तैयार रहता है तो हम लोग के डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, वो सारे यहाँ पे सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले लेते हैं कार्बोकैटायन का केस, कि सर हमारे पास अगर ढेर सारे कार्बोकैटायन हैं तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हमारी हेल्प कर रहा होगा उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने में। तो कार्बोकैटायन के पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के हम कार्बोकैटायन क्या होता है ये समझा देते हैं कि सर कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पुअर है, और इलेक्ट्रॉन पुअर होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है सर, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब उसके बाद सारे के सारे पेयर्ड है, तो ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो डायामैग्नेटिक है। देन उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि
शॉर्ट लिव्ड है ये, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पे फॉर्म होगा, ठीक है, हाईली अनस्टेबल, ठीक। देन उसके बाद अगर हम लोग देखें कि यहां पर 3 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ठीक। ये सारी चीजें तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन के लिए होता है। अब उसके बाद अगर हमने देखा कि कार्बोकेटायन है सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके ऊपर कोई ईडीजी लगा दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव कर रहा होगा। और अगर हमारा कार्बोकेटायन है इसके ऊपर हमने कोई ईडब्ल्यूजी लगा दिया तो ये विड्रॉ कर रहा होगा, विड्रॉ करके इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, कम करेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो वो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो स्टेबिलिटी कम करेगा। इसको नोट कर लें। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कार्बोकेटायन जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया मैंने, इसको आप नोट करें और वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, उसके बाद देखें कि आपका आंसर वही आ रहा है जो यहाँ निकाला गया है या डिफरेंट है। मैं वेट कर रहा हूं। चलिए अब सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं कि सर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, कार्बोकेटायन के केस है, इसमें जो CH3 ग्रुप है हमने देखा कि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कितने हो गए, 3 CH3 लगे हुए हैं। यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2 CH3 है, यहाँ कितना है, 1 CH3 है, और यहाँ एक भी नहीं। हमने बताया था कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब कि सर अगर हमारे 3 CH3 है तो इनका इफेक्ट जो है वो ज्यादा आएगा, 2 CH3 है तो उसका इफेक्ट ऐड होने पे कम आएगा, 1 CH3 है तो उसका कम आएगा। तो इन चारों में एबीसीडी पे क्या ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो स्टेबिलिटी वाइज ए सबसे ज्यादा, बी उससे कम, सी उससे कम और डी उससे कम। ये आया कि नहीं आया सबका, ठीक है, ए सबसे ज्यादा, बी उससे कम, सी उससे कम और डी उससे कम। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो यहाँ पे हम जो पहचाने इसको, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, और ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। तो ये 3 डिग्री का केस है, ये किसका केस है, ये 2 डिग्री का केस है, और ये किसका केस है, ये 1 डिग्री का केस है। तो हमने देखा था कि सर अगर हमारा अल्काइल ग्रुप होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आ जाएगा, सी सबसे ज्यादा, बी उससे कम और ए सबसे कम, सी बी ए हो गया। यहाँ पर क्या होगा बताओ, तो ड्यूटेरियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और प्रोटियम कम कर रहा होगा, तो इस वजह से आपका CH3 जो है वो ज्यादा होगा CH3 के कंपैरिजन में। देन उसके बाद इन चारों में आ जाओ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH3 ग्रुप है 3, यहाँ 2 CH3 के साथ 1 CD3 है, यहाँ 2 CD3 हो गया और यहाँ तीनों CD3 है। CD3 हमने बताया कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा एज कम्पेयर टू CH3, तो यहाँ 3 CD3, 2 CD3, 1 CD3 और 1 भी नहीं। तो यहाँ ऑर्डर क्या आ जाएगा, D के बाद C, फिर उसके बाद B और फिर उसके बाद A। आज समझ में कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली पूछें, नंबर वही है लिखा हुआ है, ठीक है। चल दूसरा अगर हम लोग आते हैं तो ये हमारा है कार्बोकेटायन के बाद क्या आएगा, कार्बे एनायन, यानी कि सर हमारे पास कार्बन के पास 3 बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन आयन। अगर हम इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा। तो ये केस हमारा न्यूक्लियोफाइल का होता है, यानी कि इसको एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तलाश है।
यहाँ पर आपका 3 बॉन्ड पेयर है सर और एक नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3 और शेप क्या हो जाएगा पिरामिडल। ठीक है, सारे के सारे पेयर है तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक है, इंटरमीडिएट है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट में फिर से एक बार देखेंगे, शॉर्ट लिव्ड है। ठीक, अब अगर हम देख रहे हैं कि यहां पर कोई कार्बन आयन के ऊपर EDG लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, चार्ज और अकोमोडेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन देकर के, तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा, तो ये स्टेबिलिटी कम कर रहा होगा। और अगर EWG लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी कम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमने देखा कि हमारे पास एक कार्बन है CH2 और F है जिसके साथ एक अटैच और नेगेटिव चार्ज है। अगर हमने इसके साथ 2F लगा दिया और एक केस लिया इसके साथ 3F लगा दिया, तो अब बताओ क्या आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 2 3 में। तो 3 क्लोरीन इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा और फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम। पहले केस में हमारे पास 3 कार्बन, एक नेगेटिव, एक NO2, 3 कार्बन, एक नेगेटिव, एक F, इनमें स्टेबिलिटी का पता लगाना है। ठीक है, 3 कार्बन के ही केसेस है, लेकिन यहाँ NO2 की पोजीशन तो वही रखी गई, F एक आगे आ गया, 3 कार्बन ही है, NO2 अपनी जगह पे, लेकिन उसी जगह उसी डिस्टेंस पे 2F लगा दिया गया। और फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन के केसेस है कुछ जिसमें कि नेगेटिव चार्ज से फ्लोरीन की डिस्टेंस वेरी कर रही है, एक CH2 लगाया गया है उसके साथ फ्लोरीन की डिस्टेंस वेरी करके हुए, या फिर 3 कार्बन के केसेस हैं जिसपे 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, इनमें स्टेबिलिटी का पता लगाना है। तो पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। होप सो हो गया होगा। अब देखते हैं, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 कार्बन है सर, नेगेटिव चार्ज है NO2। हम लोग जानते हैं कि NO2 जो है इस ऑर्डर में पहले आता है F से। ठीक है, -I के ऑर्डर में NO2 पहले आता है F से, तो सेम डिस्टेंस पे है दोनों। और आपका NO2 ग्रुप ज्यादा विड्रॉइंग नेचर रखता है एज कम्पेयर टू F, तो ये विड्रॉ करके क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्योंकि मैंने बताया कि कार्बन आयन के केस में अगर हमारा EWG लगा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो NO2 ज्यादा विड्रॉ करके स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, फ्लोरीन सेम डिस्टेंस पे कम विड्रॉ कर रहा होगा। लेकिन अगर हमारी डिस्टेंस वेरी कर गई कि फ्लोरीन पास में आ गया जबकि NO2 दूर है, तो ये ऑर्डर जो है वो हम लोगों ने -I का ऑर्डर लिखा है, वो ऑर्डर हमें तभी लगाना है जबकि सारे के सारे ग्रुप सेम डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, सेम डिस्टेंस पे ऑपरेट हो रहे हैं और साथ ही साथ वो एक ही बार प्रेजेंट है। अगर कोई की किसी ग्रुप की पोजीशन वेरी कर रही है या फिर हम देख रहे हैं कि किसी की प्रेजेंस ज्यादा है तो वो डोमिनेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे NO2 और F के केस में हमने देखा कि F चूंकि पास में है तो ये ज्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है NO2 वाले से। अगर हमने देखा कि सर NO2 तीसरे कार्बन पे है और तीसरे कार्बन पे ही हमारे 2F है, तो प्रेजेंस डोमिनेट करेगी, तो इस केस में भी हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू इसके। अब उसके बाद नेक्स्ट केस में हम लोग आते हैं, होप सो समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारा सेम डिस्टेंस है, NO2 डोमिनेट कर रहा है फ्लोरीन पे, डिस्टेंस अलग अलग है, तो फ्लोरीन जो है वो डोमिनेट करता है NO2 पे। ठीक, और अगर हमारी सेम डिस्टेंस ही है लेकिन NO2 1 है, फ्लोरीन 2 है, तो इसकी प्रेजेंस डोमिनेट करेगी, तो 2 फ्लोरीन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा NO2 से। अब उसके बाद अगर हमने देखा कि सर हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन के केस हैं उसमें नेगेटिव चार्ज के बाजू वाले पोर्शन पे F है, या उससे दूर हुआ या उससे दूर हुआ, तो पास में तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के मुताबिक कम होता जाता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये उससे कम और ये उससे कम।
उसी तरीके से हमारा CH2 नेगेटिव है सर, उसके साथ वाली पोर्शन पर क्लोरीन लगा हुआ है, या उससे दूर हुआ और दूर हुआ और दूर हुआ, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि क्लोरीन की खींचने की पावर कम होती जा रही है। यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों ने ये निकाला होगा, होप सो। ठीक है, एक क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन की जो पावर है वो ज्यादा डोमिनेट करेगी 2 पे, और 2 की ज्यादा डोमिनेट करेगी 1 पे। हो गया ऐसा? चलो, एप्लीकेशन है फ्री रेडिकल के लिए, कि फ्री रेडिकल का केस अगर हमें मिल रहा है तो सर उनमें क्या होगा। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, पहले इसको हम लोग को जानना जरूरी है कि जैसे 3 बॉन्ड पेयर है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। यहां पर इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से कम है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पुअर है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रॉन पुअर है। 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितने हैं, 0, तो इस पे इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर शेप। ठीक है सर, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, और अनस्टेबल है। अब उसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन है, अगर इसके साथ कोई EDG लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा बाय इंडक्टिव। हम लोग अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें और भी केसेस आपके, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये तीनों हेडिंग बताया, इसमें केवल हम लोगों ने इंडक्टिव का ही केस लिया है, रेजोनेंस का केस अभी कंसिडर नहीं किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये EDG जो है वो प्लस आई है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और EWG दैट इज माइनस आई की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही होगी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट करें। अब ये कुछ क्वेश्चन है फ्री रेडिकल पे बेस्ड, इनको सॉल्व करना है, और इसके बाद एक तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें मैचिंग है कि ABC का PQR में से किसके साथ रिलेशन है, UVW में से किसके साथ रिलेशन है, XYZ में से किसके साथ रिलेशन है। इन तीनों को नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, पास कीजिए बटन, और फिर जब कहेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए, हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कार्बन से अटैच 3 CH3 है। CH3 को हम जानते हैं प्लस आई इफेक्ट है, तो 3 प्लस आई, 2 प्लस आई, 1 प्लस आई, और उसमें एक भी नहीं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा, इसकी कम, और इसकी सबसे कम। सही है भाई, ठीक। अब उसके बाद ये केसेस आ गए, इनमें अगर हम देख रहे हैं तो ये कौन सा डिग्री का है बताओ, ये 2 डिग्री कार्बन है, बोलो भाई, ये कार्बन किसका है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा डिग्री का है, 3 डिग्री है, क्योंकि ये वाला जो ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कार्बन है 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये एक ही से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री, ये 3 से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री, और ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में जो हमारा जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसको हमने नाम दे दिया ABC, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया बेटा, C सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, A, और उसके बाद क्या हो जाएगा, B। ठीक है, अब उसके बाद ये वाले जो केसेस हैं इनको सॉल्व करते हैं। A का बताओ किसके साथ रिलेशन है, ये क्या है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, sp3 sp2 sp, तो sp2 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, Q। फिर कार्बोकेटायन जो है उसका sp2 की वजह से शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, तो ये है ट्रायगोनल प्लेनर, तो V हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2, 2, 4, 2, 6,
तो 6 कहाँ है, Z में, तो ये हो जाएगा। फिर बी वाले केसेस में आ जाओ, तो ये हमारा फ्री रेडिकल केस है, तो ये बताओ क्या आएगा हाइब्रिडेशन, sp3 sp2 sp2। फिर उसके बाद इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो ये भी हम जानते हैं कि प्लेनर होता है, तो ये भी हो जाएगा। और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन किसमें है, वाई में, तो ये हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, सी के लिए अगर देख रहे हैं तो सर आपका 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3, तो इसका हो जाएगा p, ठीक। और sp3 में भी अगर ये देखें तो ये टेट्राहेड्रल होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर है, उसकी वजह से इसका शेप क्या आ जाएगा, पिरामिडल, तो यहां आ जाएगा W। और फिर उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन किसमें है, X में, तो इसका आंसर हो जाएगा X। कुछ आया समझ में। तो ये हम लोग का कुछ इंडक्टिव पे बेस्ड केसेस हम लोगों ने किए कि सर अगर कुछ कार्बोकेटायन मिल जाए तो वहां इंडक्टिव कैसे लग रहा है, कहीं कार्बन आयन मिल जाए तो उसमें इंडक्टिव कैसे लग रहा है, कुछ फ्री रेडिकल मिल जाए तो उनमें इंडक्टिव कैसे लग रहा है, ऑल्सो बेस्ड टू क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए।